बैठ के बात करो, बात जरूरी है। बैठ के बात करो, बात करना जरूरी है। उम्मीद का दिया जलता रहे, ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद का दिया जलता रहे, ये बहुत ज़रूरी है। धधका कर आग हाथ सेकने वालों, धधका कर आग हाथ सेकने वालों, बैठ के बात करो, बात करना बहुत ज़रूरी है। भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और बिहार जो कि बहार के लिए जाना जाता है, कहा जाता है कि बिहार में बहार है। ये नारा भी 2015 में गढ़ा गया था कि नीतीश कुमार हैं, बिहार में बहार है। राजनीति में एक दूसरे को सहमत, बदले की कार्रवाई, बदले की बात, ये सब होती रहती है। हर मोहरे को बिल्कुल तराश कर फिट करके अपने जगह पर रखा जाता है और राजा को बचाने की हर संभव कोशिश की जाती है। लोकतंत्र में लोगों को कहा जाता है कि वो असल मालिक होते हैं। उनके द्वारा चुनी गई सरकार राज्य, देश और देश की जनता के लिए काम करती है, नीतियां बनाती हैं और विकास के नए नए मानक तय करती हैं, जिस पर अमल भी करती हैं। इन सब बातों को लेकर के 2005 में जो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था, हालांकि हमने आपको पहले बताया था कि ये सत्ता परिवर्तन का जो पूरा का पूरा खाका खींचा गया था, ये आज़ादी के बाद लगातार कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव, और कहा जाता है कि जब लंबे समय तक किसी के हाथ में अधिकार हो तो वो उस अधिकार का सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग करने लगता है और उसे ये एहसास कराना जरूरी होता है कि वो गलत कर रहा है। इसकी शुरुआत हुई, आंदोलन हुए, कांग्रेस की सरकार गई, पर जो सरकारें बनी वो अस्थायी नहीं हो पाई और फिर से कांग्रेस को मौका मिल गया। लेकिन इन सब बातों के बीच पिछले 30 सालों से बिहार में जो सरकार चल रही है, कभी कभी तो उसी कांग्रेस के समर्थन से चली। पिछले 15 सालों तक कहा जाए तो अलग अलग समय पर कांग्रेस ने बिहार में सरकार को सपोर्ट किया। बिहार की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया, लेकिन इन सब के बीच में इनका आपसी क्लेश, आपसी द्वेष कम नहीं हुआ। सत्ता के लिए साथ आए, सत्ता के लिए दूर गए और अब एक दूसरे को सहमत के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि युद्ध में और विकास में, दोनों में ही आपको त्याग करने पड़ते हैं और इस त्याग के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए नीचे वाले को की आहुति दी जाती है। बिहार पिछले 15 सालों से, अब तो 16वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, नीतीश कुमार जी के हाथ में है। 2005 में नीतीश कुमार जी को रामविलास पासवान से बड़ी झटका मिला था, जिसका बदला उन्होंने 2020 में ले लिया। रामविलास पासवान के रहते हुए जो तैयारियां चल रही थी, जो बातें हो रही थी, कहा तो ये जा रहा था कि रामविलास पासवान के अस्वस्थ होने के बाद भी नीतीश कुमार उनके हाल चाल नहीं पूछे। इससे साफ लग रहा था कि अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि वो वक्त आ गया है जब रामविलास पासवान से बदला लिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने तैयार कर लिया। वो भारतीय जनता पार्टी जो कि कांग्रेस की सरकार खत्म हुई तो कभी लालू प्रसाद को सत्ता में लाने के लिए उनके सहयोगी भी रहे हैं। कई शुभचिंतकों ने ये बातें लिखी हैं कि आप बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए अलग अलग अपने दुश्मनों से भी साथ जोड़ लेते हैं। 2015 में उन्होंने जोड़ लिया, 2013 में उन्होंने लालू प्रसाद का साथ ले लिया, 2005 में जब उन्हें ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने बीजेपी का साथ ले लिया, बीजेपी को 2013 में छोड़ भी दिया। ये सारी बातें जो हो रही हैं, सारी बातों को लेकर के जितनी भी बातें चल रही हैं, उन सारी बातों का आप चर्चा तो करते हैं, लेकिन आप चर्चा नहीं करते हैं कि लालू प्रसाद ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अपने सत्ता की शुरुआत की थी। इन सब बातों को लेकर के अगर कहा जाए तो अब वो स्थितियां आ गई हैं जिसमें इतना तो लग रहा है कि बिहार और बंगाल
दो पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में भी अगले साल चुनाव होने हैं। इन सब बातों को लेकर के बिहार में जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति बन रही है, जिस तरह के फ्रेमवर्क किए जा रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों ही परिस्थिति में बड़े डिसीजन ले सकती है। उससे पहले नीतीश कुमार को अपने आप को तैयार कर लेना होगा। और नीतिगत रूप से कहा जाए तो नीतीश कुमार इसके लिए ही जाने जाते हैं। नीतीश कुमार अपनी शक्ति संचय करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से जैसी परिस्थिति और जिस तरह का माहौल होता है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। 2013 की जो परिस्थितियां थी, उन्हें लग रहा था कि सेकुलरिज्म के नाम पर वो जनता का मन मोह लेंगे और बिहार में एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन वो तो वेव है, सुनामी है, और सुनामी में बह गए। मात्र 2 सीटें 2014 में आई। उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनसे जल्दबाजी हुई है, लेकिन वो जल्दबाजी जरूरी थी। 2015 में, 2013 में उन्हें अपने प्रबल विरोधी आरजेडी का लालू प्रसाद का साथ मिला और लालू प्रसाद ने उन्हें मंच पे गले लगा करके अपना छोटा भाई स्वीकार किया और उन्हें सत्ता में लाने और मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया और बनाया भी। लेकिन नीतीश कुमार को लगा कि एक तरह के, आपने देखा होगा कि चुंबक का 2 धारा जो है एक दूसरे में सटता नहीं है, एक दूसरे को दूर ठेलता है। और यही स्थिति हुई कि नीतीश कुमार को लगने लगा कि कहीं ऐसा नहीं कि लालू प्रसाद एक बार फिर से उनसे ज़्यादा मजबूत हो जाए। बीच रास्ते में उन्होंने संबंध विच्छेद कर दिया। आगे बढ़ने के बाद आपको पता है कि जब जब ज़रूरत उन्हें महसूस हुई, उन्होंने चिराग पासवान को और रामविलास पासवान को अपने हक हुकूक को पाने के लिए प्रयोग किया। ये बातें कई बार आपको कह चुके हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि नीतीश कुमार को 2020 के चुनाव में जिस तरह से जनादेश मिले हैं, उसको लेकर के वो संशय की स्थिति में रहे हैं। संपादक नमन मिश्रा जी ने आपको लगातार बताया है कि जब नीतीश कुमार के चेहरे, मंत्रिमंडल का गठन और शपथ कार्यक्रम चल रहा था, तब देखने लायक था। उनके चेहरे के भाव बता रहे थे और उनके चेहरे के भाव बहुत कुछ बताते हैं, बयां करते हैं। मुंह से तो नीतीश कुमार बहुत कुछ नहीं बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो उसके रिएक्शन सही नहीं होते हैं। जब जब उन्होंने बोला है, चाहे सदन में बोले हों चाहे सदन से बाहर बोले हों, तो उनकी बातों की तलखियाँ उनके भीतर के गुस्से को प्रकट कर दिए हैं। इसलिए नीतीश कुमार कम बोलते हैं और चेहरे से भाव प्रकट कर देते हैं। तब उनके चेहरे के भाव थे कि वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से घिरे हुए हैं और उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है। अकेलापन महसूस हो भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके 10 साल 15 साल पुराने साथी सब उनसे अलग हो गए थे, एक मंगल पांडे को छोड़ करके। और मंगल पांडे भी उनसे कितने सटे हुए थे ये सब कोई जानते हैं। मेन उनकी जो नज़र थी वो खोज रही थी, कहाँ है सुशील मोदी, कहाँ है नंद किशोर यादव, कहाँ है प्रेम कुमार। इन लोगों को खोज रही थी, लेकिन ये लोग नहीं मिल रहे थे। खैर, इसके बाद नीतीश कुमार ने बहुत जल्दी अब रिकवरी किया और रिकवर करने के बाद उन्होंने अपनी शक्ति संचय का एक नया रास्ता निकाला, जो था उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाना। उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुलाकातों के बाद भी इस बात से इनकार करते रहे कि उन्हें अभी तक कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। और इन सब बातों की चर्चा हमने आपको पहले भी बता दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार कई मास्टर स्ट्रोक करेंगे, कई रणनीतियां बनाएंगे, कई नीतियां बनाएंगे जो निश्चित रूप से चौंकाएगी। और तब उनके लिए और ज़रूरी हो गया है बंगाल चुनाव से पहले बिहार में कुछ ऐसी रणनीति बनाना जिसको लेकर के वो फिर से किंग मेकर हो जाए। उस पर वो काम करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उन्हीं के हाथ से राजनीति का ककहरा सीखने वाले तेजस्वी यादव ने एक बड़ा डिसीजन ले लिया है। अपने पुराने साथियों को छोड़ करके बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं लाने के लिए उन्होंने एक बड़ा रणनीति बनाया है। और रणनीति थी कि वाम दल और कांग्रेस को उन्होंने सीधे तौर पे छोड़ दिया है। उनके ऑफर के बाद भी ऑफर ठुकरा दिया है और ममता बनर्जी का बिना शर्त समर्थन का दावा भी कर दिया है। आपको पता है कि ममता बनर्जी अब 294 सीट वाली बंगाल विधानसभा के लिए अपनी रणनीति बना चुकी हैं और उस रणनीति में तेजस्वी यादव का सपोर्ट पूरी तरह से उनको मिल चुका है। इन सब के बाद दूसरी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उसने अपने पुराने साथियों को याद तक नहीं किया है और अपना 294 सीटों के प्रत्याशियों उम्मीदवारों पर मंथन शुरू कर चुकी है। आज हो सकता है कि दोनों ही खेमे से, ममता बनर्जी और बीजेपी, दोनों खेमे से उम्मीदवारों की घोषणा भी होने लगे।
लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नज़र नहीं आ रहे हैं। और नीतीश कुमार के छोटे भाई जिनको वो अपने साथ लाना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा, बड़ी मजबूती से असम और बंगाल के चुनाव में अपने उम्मीदवारों के साथ बातचीत और मंथन के दौर से गुजर रहे हैं और वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारियां भी कर रहे हैं। वहीं एक दूसरा धड़ा है हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, वो भी ताल ठोक रहा है और नीतीश कुमार की पार्टी ने तो 70 से 80 सीटों का ताल ठोक ही दिया था। इन सब बातों के बीच में आपको एक चीज़ तो नज़र आ रही होगी कि नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ करती है। चुप हुए तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। 2017 में वो चुप हुए थे और अंतरात्मा की आवाज़ निकली, सत्ता रातों रात परिवर्तन हो गया। अब स्थिति यह है कि नीतीश कुमार को अपनी शक्ति संचय करना है और भीतर ही भीतर नीतीश कुमार अपने शंका का समाधान भी खोजना शुरू कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव से पहले नीतीश कुमार कुछ ऐसी रणनीति कर लाएंगे, कुछ ऐसा मास्टर स्ट्रोक करेंगे जिस मास्टर स्ट्रोक से भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से जमीन पैर के नीचे से खिसकती नजर आएगी। और यही वो वक्त होगा जब थोड़ा सा नट बोल्ट टाइट करेंगे और ऐसा अक्सर वो करते रहे हैं। इसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। अब गेंद जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल करके उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है, समझा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार को कमज़ोर किया, वो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं। अब इसके लिए क्या कुछ कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। बिहार बार बार बंगाल चुनाव के आड़े आ रहा है। रणनीतिकार बिहार से है, रणनीतियाँ बिहार बना रहा है। बंगाल की रणनीति में जहां एक तरफ ममता बनर्जी के सबसे बड़े रणनीतिकार बिहार से हैं प्रशांत किशोर, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो बड़ी प्रमुखता से इस बार ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से लगातार कैंप कर रही है। प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक, बीजेपी अध्यक्ष से लेकर के देश के रक्षा मंत्री तक, सारे लोगों का वहां जमावड़ा जुट रहा है और ममता बनर्जी के विरुद्ध आग उगले जा रहे हैं। उस बीच में नीतीश कुमार का ये जो रास्ता है, वो रास्ता कहां लेकर के जाएगा, ये बातें अब सोचने वाली हो गई है। आपको बता दें कि इन सब बातों के बीच में अब सीधी तौर पे नीतीश कुमार की रणनीति और उनका मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं कुछ अलग करने की तैयारी में है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इससे कैसे निपटती है और क्या कुछ करती है। आज के भोरे भोर में इस विषय पर आपकी राय क्या है, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय के बाद ही ये तय होगा कि आप क्या सोचते हैं बंगाल चुनाव पर। हमने जो अलग अलग जगहों से चुन करके, खोज करके आपके सामने बातें रखी हैं, ये बातें किसी तरह से आपको लग रही होंगी कि बिहार बंगाल को कैसे दिशा निर्देशित करेगा, लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि बिहार जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से बंगाल को अपने निगाह से देख रहा है, जिस चश्मे से देख रहा है, उस चश्मे से अगर आप चुनाव परिणाम के दिन देखेंगे तो पूरी तरह से नज़र आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे 30-40 सीट हैं जिसको बिहार प्रभावित तो जरूर कर देगा। आज के भोरे भोर में हम यहीं विराम देते हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और साथ ही आपके सहयोग का भी इंतज़ार रहेगा। यूपीआई नंबर दिया हुआ है। आप सच्ची पत्रकारिता और खोजी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके द्वारा छोटा से छोटा सहयोग भी हमें बहुत हिम्मत देता है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।